नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट यूजफुल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम प्रोनाउन सीरीज में एक नया चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपोस्ट्रोफी, जेनेटिव एंड पसेजिव प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में अधिकार सूचक सर्वनाम कहा जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से अर्ज एंड रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस चैप्टर को पूरा स्टडी करें, इसको बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि हम इस चैप्टर को ट्रिकी और कंसेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं और इजीएस्ट कंसेप्ट के साथ आपके सामने इस चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, आपकी इस चैप्टर पे एक बेहतरीन कमांड होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिकॉग्नाइज पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी। अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द किसी अन्य शब्द के साथ अपना अधिकार दिखाता है तो उसे हम अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में देखिए, जब कोई सर्वनाम किसी अन्य शब्द के साथ अपना स्वामित्व और अधिकार प्रस्तुत करता है तो उसे हम अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर हमने उसमें कोई वर्ड एज ए प्रोनाउन या एज ए नाउन यूज किया है, अगर उसका किसी दूसरे वर्ड्स के साथ में कोई रिलेशनशिप है या कोई कॉम्बिनेशन है और वो उस वर्ड के ऊपर अपना स्वामित्व दिखाता है या अपनी लीडरशिप दिखाता है, अपना राइट्स दिखाता है, तो उसके लिए हम अधिकार सूचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंग्लिश, व्हेन एनी वर्ड एज ए प्रोनाउन acclaims genitive authenticity with another word in any sentence is called apostrophe genitive possessive pronouns। इसका मीन्स ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई वर्ड एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है और वो ये अक्लेम करता है किसी दूसरे वर्ड के साथ में जेनेटिव ऑथेंटिसिटी, तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एपोस्ट्रोफी जेनेटिव एंड पसेजिव प्रोनाउंस। ठीक है, बात वही है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड जो प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है और वो ये अक्लेम करता है या वो ये दावा करता है किसी दूसरे शब्द के साथ में विद अनोदर वर्ड्स, वो ये अक्लेम करता है कि उसका जेनेटिव ऑथेंटिसिटी है, उसका अधिकार है, उसका स्वामित्व है, तो उस कंडीशन के लिए हम जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं उसका नाम होता है एपोस्ट्रोफी जेनेटिव पसेजिव प्रोनाउंस। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे 3 नाम एड्रेस कर रहा हूं एक ही पर्टिकुलर प्रोनाउन के लिए। आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप जेनेटिव यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप पसेजिव यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम सीखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, दिस बुक इज माइन, दैट प्रोजेक्ट इज योर्स, योर्स इज ए न्यू कार, ओवर्स इज ग्रेट हाउस, हर्स इज बेस्ट जॉब। आपने 5 एग्जाम्पल देखे। इन पांचों एग्जाम्पल में हमने अधिकार सूचक सर्वनाम it means to say in English that we used apostrophe genitive possessive pronouns. How can we say that these are apostrophe pronouns here? I explain you. Now try to understand. इस पहले सेंटेंस में देखिए, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो मेरी है ये मैं अक्लेम करता हूं, मैं उस बुक पे अपना राइट्स दिखा रहा हूं, अपनी ऑथेंटिसिटी दिखा रहा हूं, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया माइन। दूसरा एग्जांपल देखिए, दैट प्रोजेक्ट इज योर्स, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रोजेक्ट को हमने किसी अदर के साथ में ऑथेंटिसेट कर दिया है, हमने ये क्लेम कर दिया है कि वो किसी और का है, तो हमने उसका राइट्स किसी और के पास दे दिया। इसी तरह से योर्स इज ए न्यू कार, आपकी नई कार है, इसका मतलब उस कार का उसके साथ में एक रिलेशनशिप है, ये हमने शो कर दिया। इसी तरह से आगे देखिए, ओवर्स इज ग्रेट हाउस, हमारा एक बड़ा घर है। ठीक है ना। इसी तरह से हर्स इज बेस्ट जॉब, उसकी एक अच्छी जॉब है, नौकरी है। तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पे एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन को यूज किया है और यहां पे एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन के तौर पे जो भी वर्ड यूज हुआ है, जैसे कि माइन, योर्स,
एंड योवर्स एंड ओवर्स एंड हर्स, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पे दूसरे नाउन के साथ में अपना एक रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं, और वो ये प्रूव कर रहे हैं कि उस चीज के साथ में हमारी एक लीडरशिप है, एक पार्टनरशिप है, और वो चीज पे अपना मालिकाना हक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने माइन, योवर्स, इन दोनों का प्रयोग हमने एज ए ऑब्जेक्टिव, एज ए एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन यूज किया है। इसी तरह से अगले 3 एग्जाम्पल में योवर्स, ओवर्स और हर्ष का प्रयोग हमने एज ए सब्जेक्टिव एपोस्ट्रोफे जेनेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इसकी रिकॉग्नाइज, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे टेबल ऑफ एपोस्ट्रोफी जेनेटिव पॉसेसिव प्रोनाउंस। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम आपके सामने एक ऐसी टेबल रिप्रेजेंट करेंगे जिसके द्वारा आप एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पोर्टल पर कंप्लेंट आती है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप एक बार एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव और एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी तक उन बच्चों को एग्जैक्टली एप्रोप्रिएटली यूज करना नहीं आता, कि उनको अभी तक ये रिकॉग्नाइज करना नहीं आता कि सर एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव और एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, कैसे इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे इनको डेफिनाइज करते हैं। तो उनके सारे जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है, आज हम इस टेबल के द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, इस टेबल को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस टेबल को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला नॉमिनेटिव केसेस के तौर पे, दूसरा एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव के तौर पे, और तीसरा एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन के तौर पे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लेंगे आपके सामने जो पहली जो सारणी है, जो पहला कॉलम है, हमने पहले कॉलम में नॉमिनेटिव केस के तौर पे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट का प्रयोग किया है। इसी तरह से हमने एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव के तौर पे इसके सेकंड पार्ट को यूज किया है। आई का सेकंड पार्ट होता है माई, वी का सेकंड पार्ट ओवर, यू का सेकंड पार्ट योवर, दे का सेकंड पार्ट देयर, ही का सेकंड पार्ट हिज, सी का सेकंड पार्ट हर एंड इट का सेकंड पार्ट इट्स। आप देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, हमने पिछले चैप्टर में हमने एक एक पर्सन के 3-3 पार्ट सीखे थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और आपको यह भी पता है जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, वी हम, ओवर हमारा, यू आप, योवर आप आपका, दे वे देयर उनका, ही वह हिज उसका, सी वह हर उसकी, इट यह और इट्स इसका। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट होता है उसे हमेशा हम एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव कहेंगे। और इसकी एक खास बात बताने जा रहा हूं कि हम हमेशा चाहे कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, जब भी एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वह हमेशा ध्यान रखना है, इनके आगे इनके साथ हमेशा एक नाउन का यूज किया जाएगा। विदाउट नाउन हम इन्हें कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिंगल सेपरेटली यूज नहीं किए जाते हैं, इनके साथ हमेशा नाउन अटैच होता है। यही इसकी सबसे बड़ी खास पहचान होती है, इसकी रिकॉग्नाइज होती है कि एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव में हमेशा नाउन साथ में दिया जाता है। अब देखिए आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो मैं इस टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, इसे ध्यान से देखिएगा। एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन, आज हम यही पढ़ रहे हैं, हम यही कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए आई हो गया नॉमिनेटिव केसेस, माई एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव हो गया, माई के बाद हम बनाएंगे माइन, यानी कि माई के साथ नाउन। जब माई और नाउन, आपने यहां पे क्या देखा कि एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव मैंने समझाया था कि माई के आगे नाउन लगाना पड़ेगा, ओवर के आगे नाउन लगाना पड़ेगा, यानी कि जितने भी सेकंड पार्ट दिए हुए हैं उनके आगे नाउन लगाएंगे तभी वो एडजेक्टिव यूज हो पाएगा, हम एडजेक्टिव के तौर पे उस सेंटेंस को बना पाएंगे। लेकिन एपोस्ट्रोफे में क्या होता है कि माई प्लस नाउन, जैसे कि जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। देखिए एडजेक्टिव के तौर पे जो वर्ड दिए हुए हैं जैसे माई, ओवर, योवर, देयर, हिज एंड हर, इन सभी के साथ में नाउन को अटैच किया जाता है और इन दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेट करने के बाद जो वर्ड यहां पर रिक्रिएट होता है उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन। देखिए माई के साथ में अगर आपने कोई भी नाउन लगा दिया
तो वर्ड बनेगा माइन। इसी तरह से ओवर के आगे नाउन लगा दिया तो वर्ड बन जाएगा ओवर्स। इसी तरह से योवर के आगे नाउन तो योवर्स, देयर के आगे नाउन लगा दिया तो देयर्स, हिज के आगे नाउन लगा दिया तो हिज, और हर के आगे नाउन लगा दिया तो हर। कहने का मतलब ये हुआ कि एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन हम जब भी यूज करेंगे तो हमें कभी भी नाउन यूज नहीं करना है, चाहे तो आप इन्हें सब्जेक्ट के तौर पे यूज करिए, चाहे इन्हें आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करिए, ये हमेशा सेपरेट आते हैं। और एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं, इनमें हमेशा नाउन यूज किया जाता है, जबकि इनमें नाउन यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑलरेडी नाउन अटैच होके आता है, यानी कि यहां आपको नाउन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने आपको लास्ट कंटेंट बताया था इट का मतलब होता है यह, और इसका एडजेक्टिव के तौर पे इसका मीन्स होता है, एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव होता है इट्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, इट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कभी भी एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। इट्स मीन टू से एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट इट विल नॉट बी यूज्ड। सो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इट को कभी भी, इट के सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को कभी भी एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन के तौर पे नहीं यूज करेंगे, चाहे तो वो सब्जेक्ट हो चाहे तो वो ऑब्जेक्ट हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेबल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। आपको सबसे बड़ी बात, एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव और एपोस्ट्रोफे प्रोनाउंस के बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस था, जो आपकी कंफ्यूजन थी, आज वो दूर हो गई होगी। मैं एक बार वापस हाईलाइट कर देता हूं, याद रखिएगा, एपोस्ट्रोफे एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन यूज करना पड़ेगा, विदाउट नाउन ये आपका इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन में हमेशा नाउन अटैच होके आता है, इसमें आपको नाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमेशा ध्यान रखिए, एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन खुद एक सब्जेक्ट होता है, खुद एक ऑब्जेक्ट होता है, इसे किसी के साथ नाउन के साथ अटैच होके शो करने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे सीखेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो इस एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को इफेक्टिव बनाएंगे, इजियर बनाएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अक्लेम कर सकता हूं कि अगर आपने ये सारे रूल्स पढ़ लिए तो आपकी कमांड 100% फ्रिक्वेंटिव हो जाएगी, फ्रिक्वेंट होगी और फ्लुएंट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम पढ़ेंगे हम, एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड बिफोर एनी नाउन while it is used without noun in the sentence। ये जो पहला रूल्स है, इसको मैंने अभी आपको टेबल के माध्यम से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। वापस हमें इसी रूल्स को दोबारा समझेंगे। देखिए क्या बोल रहा है रूल्स, कि एपोस्ट्रोफे जो प्रोनाउन होता है उसे कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं किया जाता है, इसे नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है। जबकि इट इज यूज्ड विदाउट नाउन इन द सेंटेंस, ये बिना नाउन के सेंटेंस में यूज किया जाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ओवर्स रूम इज डर्टी, ठीक है, हमने इसको नो कर दिया, यहां पे हमने रिजल्ट क्या दिया, नो। योवर्स कार इज न्यू, हमने इसको भी नो कर दिया। अब आप देखिए हमने इसको नो क्यों किया, क्योंकि ओवर्स और योवर्स खुद एक सब्जेक्ट है, खुद एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं। लेकिन यहां पर हमने इनके साथ हमने नाउन का प्रयोग किया, रूम और कार, जबकि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि कभी भी एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन को नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ये सेंटेंस आपके दोनों रॉन्ग होंगे, इसीलिए हमने इनको नो कर दिया है। आगे देखिए, ओवर इज रूम, ओवर्स इज रूम हमारा कमरा है, योवर्स इज कार आपकी कार है। आप देख सकते हैं हमने यहां पे ओवर्स का और योवर्स का यूज विदाउट नाउन किया है, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस राइट है, तो या इनका रिजल्ट भी राइट शो कर दिया गया है। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन यूज करेंगे तो ध्यान रखना है इनके साथ कभी भी हमें नाउन अटैच नहीं करना है। अगर आप नाउन अटैच कर देते हैं तो वो सेंटेंस आपका कंप्लीटली रॉन्ग होगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे सेकंड रूल। सेकंड रूल्स है, एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के तौर पे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल देख कैसे करेंगे, योवर्स इज ए बिग ईयर्स, हर्स इज एक्सपेंसिव साड़ी, एंड ओवर्स इज बिग प्रोजेक्ट, एंड दैट ग्लास इज माइन। आप देख सकते हैं इन चारों एग्जाम्पल के आगे हमने रिजल्ट में यस को शो किया है। हमने क्यों शो किया है, मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए योवर्स यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है,
हर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, यहां पर भी ओवर्स सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, लेकिन यहां पे माइंड को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं किया है, जबकि इसको हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है। अब देखिए हमने जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है उनके साथ कॉम्बिनेशन क्या है कि उनके आगे हमने किसी भी नाउन को यूज नहीं किया है। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपने इनके आगे कुछ नाउन लगा दिया तो वो 100% आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे तो आप एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करो, चाहे इसको आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करो, ये हमेशा सिंगल आना है, सेपरेटली आना है, इसके साथ कभी भी नाउन यूज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड रूल। तीसरा नियम है एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करेंगे आप एग्जांपल देखिए, save his life and hers, help them and mine, please talk them and theirs, think about me and his। आप देखिए हमने चारों एग्जाम्पल का रिजल्ट यस कर दिया है, ये चारों एग्जाम्पल राइट है। ये क्यों राइट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां ऑब्जेक्ट के तौर पे हर्स, यहां माइन, यहां देयर्स और यहां हिज, हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे चार एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को सिलेक्ट किया है, हाईलाइट किया है। अब आप देखिए हमने कैसे यूज किया है, सेव हिज लाइफ, बचाइए उसकी जिंदगी और उसकी, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे हर्ष यूज किया है, ठीक है ना। उनको उनकी मदद करिए एंड मेरी, उनकी और मेरी मदद करिए, है ना, उनकी और मेरी, तो मेरी अकेले को माइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जब भी इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है ये बीचों बीच आएगा और ये हमेशा सेंटेंस के पीछे आएगा। और हमेशा ध्यान रखना है इसका फॉर्मेट कौन सा रहेगा, वही एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन का फॉर्मेट रहेगा। आप ऐसा नहीं हो कि यहां पे डायरेक्टली हर यूज कर दे या माई या देयर या हिज, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, यहां पर ध्यान रखिएगा हिज हमेशा और हमेशा एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन में कभी भी चेंज नहीं होता है, इसे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये हमेशा सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। चाहे तो आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज कीजिए, चाहे इसे आप प्रोनाउन के तौर पे यूज कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं फोर्थ रूल यानी चौथा नियम। चौथा नियम है एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को वाक्य में प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परिसर्ग, परिसर्ग के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के तौर पे भी यूज किया जाता है, यानी कि हम इसको प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, मैंने एग्जांपल रखे, आई लाइक यू देन टू अदर्स, वी प्रिफर देम टू योर्स, योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, देयर हाउस इज बिग फ्रॉम ओवर्स। आप देखिए इन चारों एग्जाम्पल के आगे हमने रिजल्ट दिया है यस, ये चारों एग्जाम्पल राइट है। ये क्यों राइट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए टू हर्स, टू योवर्स, फ्रॉम माइन एंड फ्रॉम आवर्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये चारों वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया है, इनके आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। इन दोनों एग्जाम्पल के आगे हमने टू का प्रयोग किया है जो कि प्रीपोजिशन है। इसी तरह से माइन और ओवर्स के आगे हमने फ्रॉम का प्रयोग किया और ये फ्रॉम भी यहां पे प्रीपोजिशन है। अब हमारा रूल्स क्या था कि हम इसको प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, मैंने कहा आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, देन टू हर, उसकी बजाय, उसकी बजाय, यानी कि यहां पर हमने उसकी, यानी कि यहां टू देख रहे हैं, हमने टू लगाया, ये टू यहां पे प्रीपोजिशन हो गया और हर क्या हो गया यहां पे एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसके तौर पे आ रहा है, प्रीपोजिशन के तौर पे आ रहा है। वी प्रिफर देम, हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं, हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं, टू यू, आपकी बजाय, ठीक है, आपसे ज्यादा हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, आपकी किताब मेरी किताब से अलग है। उनका घर, फ्रॉम ओवर्स, हमारे घर से बड़ा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर रहे हैं, कंपैरिजन के साथ में हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया है टू और फ्रॉम। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो हमेशा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे हम एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को यूज करेंगे। इसके बाद हम अगला रूल्स पढ़ेंगे नंबर 5, जिसका यूज है, देखिए एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटिव मैन वर्ब इन द सेंटेंस।
इसका मतलब ये हुआ कि एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में मेन वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव मेन वर्ब जिसे आईएमवी बोलते हैं उसके सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करेंगे आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है ही डिड नॉट गो हर्स टू लुक, आई अलाउड हिम टू रीड बुक्स। इसी तरह से दे डिड नॉट वांट ओवर्स टू विश, सी वॉन्ट लेट योवर्स टू मीट। चारों एग्जाम्पल को हमने यहां पे ग्रीन यानी कि क्लीन चिट दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों एग्जाम्पल राइट है, इनका रिजल्ट भी यस है। अब ये राइट क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हमने चार वर्ड्स को, चारों एग्जाम्पल में चारों वर्ड्स को हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हर्ष के आगे हमने टू लुक लगाया, यहां पे लुक मेन वर्ब है, लुक के आगे टू लगने से वो इन्फिनेटिव मेन वर्ब बन जाती है। इसी तरह से रीड के आगे टू लगा दिया तो वो इन्फिनेटिव मेन वर्ब बन गई। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के पीछे ना ने नहीं आ जाता है तो उसे हम हमेशा इन्फिनेटिव मेन वर्ब कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में देखिए किसी भी वर्ब के आगे टू लग जाता है तो उसे इन्फिनेटिव मेन वर्ब कहते हैं। जैसे लुक के आगे टू, रीड के आगे टू, इसी तरह से विश के आगे टू और मीट के आगे टू। तो हमने यहां पे इन मेन वर्ब के आगे टू का प्रयोग किया तो ये इन्फिनेटिव मेन वर्ब बन गई। अब देखिए, अब जब भी हमारा हमारा जो हेडिंग था, हेडिंग क्या था, हमारा हेडिंग था कि हम इसे इन्फिनेटिव मेन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। अब देखिए इस वर्ब का, इस आईएमबी का सब्जेक्ट है हर्ष, इस आईएमबी का सब्जेक्ट है हिज और इस आईएमबी का सब्जेक्ट है ओवर्स और इसका है योवर्स। अब कैसे, आप एग्जांपल देखिए। ही डिड नॉट गो, उसने जाने नहीं दिया, उसने जाने नहीं दिया हर टू लुक, उसे देखने, उसने उसने उसे जाने नहीं दिया यानी कि देखने। तो आप समझ रहे हैं कि उसने देखने के लिए, टू लुक यानी देखना, नाने नहीं आ गया, उसने देखने के लिए उसे जाने नहीं दिया। तो आपने क्या देखा, हमने टू लुक के आगे हर्ष लगाया, हर्ष लगाने से एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन लगाने से ये आपका सेंटेंस अफेक्टिव हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, आई अलाउड हिज टू रीड बुक, मैंने अलाउ किया, मैंने उसको आज्ञा दी, हिज यानी उसे, टू रीड बुक्स यानी पुस्तक पढ़ने की। तो आप देख सकते हैं पुस्तक, पुस्तक यहां पे नाउन हो गया, रीड पढ़ना, टू लग गया तो आईएमबी बन गया। उसे, तो हमने उसे के लिए हमने यहां पे हिज को एडजेक्टिव के तौर पे यूज नहीं किया है, जबकि इसे एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन के तौर पे यूज किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी इन्फिनेटिव मेन वर्ब आएगी और हमें रिक्वायरमेंट हो, हमें आवश्यकता हो कि हमें यहां पे एपोस्ट्रोफ प्रोनाउन यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्टिव। कैसे, आईएमबी का सब्जेक्ट, आईएमबी का सब्जेक्ट बनाकर। इसी तरह से आगे देखिए, दे डिड नॉट वॉन्ट ओवर्स टू विश, इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते विश करना ओवर्स यानी हमारे को। तो आप याद दे सकते हैं हमारे को, तो हमारे को शो करने के लिए हमने एपोस्ट्रोफ प्रोनाउन को यूज किया सब्जेक्ट बनाकर, किसका, आईएमबी विश का। इसी तरह से सी वॉन्ट लेट योवर्स टू मीट, वो मिलने नहीं देगी आपको, वह आपको मिलने नहीं देगी यानी आपको, आपको मतलब एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को हमने इस तौर पे यूज किया है आईएमबी का सब्जेक्ट बनाकर। तो आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इन्फिनेटिव मेन वर्ब का सब्जेक्ट बनाने के लिए भी एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे बेसिक, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव और बेसिक रूल्स जो हमेशा आपके माइंड में रहते हैं, हमेशा आपको परेशान करते हैं। वो क्यों परेशान करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों ने हमारे वेब पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट शो की थी कि सर हमारे को इट का यूज करने में दिक्कत आती है, हम जब इसको सब्जेक्ट के तौर पे या इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं तो कभी तो इसका मीन्स शो हो जाता है, कभी इसका मीन्स शो नहीं होता है, कभी हमें ऐसा लगता है कि इसका मीन्स रियलिटी में शो हो नहीं रहा है, कभी इसके मीन्स को लेस किया जा रहा है, कभी इसको मीनिंगफुल बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे यूज करते हैं। तो हमने हालांकि पर्टिकुलरली इसके ऊपर 2 चैप्टर बना रखे हैं, हमने 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसको रिलीज कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। प्लीज आप उस पर जाइएगा, आप अच्छी तरह से वहां पे डिटेल से इसको देखिएगा ताकि आपको इट के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं अभी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको 2-3 रूल्स ऐसे बता रहा हूं जिनके द्वारा आप इट को अफेक्टिव बना सकते हैं और यहां पे इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज ए एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन, यानी कि एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन के तौर पे इट इज यूज्ड, इट का प्रयोग किया जाता है एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि परिचायक
सब्जेक्ट के तौर पर, यानी सब्जेक्ट का परिचय देने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट लेस होता है, तो उसमें सब्जेक्ट डालने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने बोला है इट इज यूज्ड एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टू एड्रेस, यानी कि व्यक्त करने के लिए, यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाएं दिखाने के लिए, अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए, एग्जाम्पल समय दिखाने के लिए, वेदर मौसम दिखाने के लिए, टेम्परेचर मतलब तापमान दिखाने के लिए, डिस्टेंस यानी दूरी दिखाने के लिए। इसी प्रकार कोई जो मतलब आपके जो कह सकते हैं नेचुरल जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो सामान्य घटनाएं होती है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, उनको दिखाने के लिए हमेशा हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इस केस में हमेशा मीन्स लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी भी इसका ओरिजिनल मीन नहीं आएगा, जबकि इसका ओरिजिनल मीन होता है यह। इट का मतलब होता है यह। लेकिन जब भी हम इसे या तो समय, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस या एनी नेचुरल जो एक्सीडेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, एड्रेस करना है, तो उस कंडीशन में ये हमेशा मीनिंगलेस होगा। इसका जो इसका रियल और जो इसका एग्जिस्ट में जो मीन्स होता है वो यूज नहीं किया जाएगा। आप देखिए आगे, जैसे एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। इट इज विंटर, सर्दी है। इट इज मई, मई है, मई का मतलब मई का महीना। इट इज इवनिंग, शाम है। इट इज 7 o'clock, 7 बज गए हैं। इट इज संडे, रविवार है। तो आपने देखा हमने कहीं पर भी यह का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्पल वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर और टाइमिंग फिगर को शो करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया है। तो इसलिए हमने इनका रिजल्ट यस शो कर दिया है। आई होप आपको इट के बारे में एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इट का प्रयोग होगा तो वो हमेशा टाइमिंग, वेदर या आपका टेम्परेचर कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, उसको शो करने के लिए होगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला रूल्स है नंबर 7। इज ए एपोस्ट्रोफे प्रोनाउन, इट इज यूज्ड रिप्लेसिंग इंफिनिटिव मैन वर्ब, जेरंड एंड क्लोज इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कभी कभी हम एक एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन के तौर पे इट का प्रयोग करते हैं रिप्लेस करने के लिए, यानी कि इंफिनिटिव मैन वर्ब की जगह यूज करने के लिए, या जेरेंट की जगह यूज करने के लिए, या क्लोज की जगह यूज करने के लिए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्लोज क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, या इंफिनिटिव मैन वर्ब क्या होती है। तो बच्चों मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि मैंने इन तीनों के ऊपर पर्टिकुलरली दो वीडियो बना रखे हैं। आप प्लीज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां पे स्टडी करें, तो आपको जेरेंट के बारे में, आईएमबी के बारे में, क्लोज के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलेगी। अब हमारा यहां पे मकसद ये था कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो आईएमबी या जेरेंट या क्लोज, तो हम इन तीनों की जगह इट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज हार्ड टू केच, पकड़ना बहुत मुश्किल था। ठीक है, पकड़ना यानी केच, केच का मतलब पकड़ना, नाने नहीं आ गया, इसके आगे हमने टू लगा दिया तो यह बन गया आईएमबी। तो आईएमबी को शो करने के लिए हमने इट का प्रयोग किया। इसी तरह से इट इज नो यूज ऑफ शाउटिंग, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, यहां हमने शाउटिंग का प्रयोग जेरेंट के तौर पे किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जेरेंट को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। जब भी इसे यूज करेंगे तो हमें इट का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह हो गया कि जब भी हम जेरेंट को शो कर रहे हैं, हमें जेरेंट को रिप्रेजेंट करना है या रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, इट वाज सेड, कहा जाता था कि, सी वाज ब्रेव, वो बहादुर थी। अब यहां पे दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसों को हमने डेट के द्वारा एक किया, कंबाइंड किया, तो ये आपका बन गया क्लोज। जब भी क्लोज होता है यानी कि क्लोज फॉर्मेट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज नाइस टू मीट, मिलना अच्छा था, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसे भी कह सकते हैं। टू मीट यानी मिलना, नाइस यानी अच्छा लगा, ठीक है, या अच्छा था। तो यहां देखिए हमने मीट के आगे टू का प्रयोग किया, ये आईएमबी है, तो आईएमबी को रिप्लेस करने के लिए हमने इट का प्रयोग किया है। इसी तरह से एग्जांपल देखिए, इट वाज नो चांस ऑफ पार्किंग, यहां हमने पार्किंग का प्रयोग जेरेंट के तौर पे किया है। और आपको बता दूं, किसी भी वर्ड के पीछे आईएनजी लग जाता है तो वो जेरेंट नहीं होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई एक ऐसा वर्ड जो अपने आप को पार्टिसिपल के तौर पे यूज करता है, अगर उसके पीछे आईएनजी लगता है तो ही वो जेरेंट होता है। जेरेंट को रिप्लेस करने के लिए हमेशा हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल देखिए अगला,
इट इज सेड दैट दे आर स्ट्रॉन्ग, कहा जाता है कि वे स्ट्रॉन्ग है, बहादुर है। यहां पर भी हमने दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया एज ए कंजक्शन, तो ये बन गया क्लोज, और क्लोज को शो करने के लिए हमने इट का प्रयोग कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आईएमपी के अकॉर्डिंग, दूसरा एग्जाम्पल जेरेंट के अकॉर्डिंग, तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया क्लोज के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर भी इसी तरह से फॉर्मेट में सेट किया है। तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपको आईएमबी, जेरेंट या क्लोज को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए आप एपस्ट्रॉफी प्रोनाउन के तौर पे इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल रूल्स, जिसका नाम है, जिसका यूज है, पर्पस है। देखिए, एज ए एपस्ट्रॉफिक प्रोनाउन इट इज यूज टू एम्फेसाइज ऑन द नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेंटेंस में हमें रिक्वायरमेंट हो कि नाउन या प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर एम्फेसाइज करना हो, या उन पे जोर देना हो, या उन पे उसको इंसिस्टिंग करना हो, तो उस कंडीशन के लिए भी अपन एपस्ट्रॉफिक प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप एग्जांपल देखिए। जैसे इट वाज गरिमा, वो गरिमा थी, वह गरिमा थी हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। या हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन पे हमने इसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे यूज किया है, क्योंकि हमने इनके लिए पर्टिकुलरली एक एक वीडियो बना रखा है जहां आपको अच्छी तरह से इनकी जानकारी दी जाएगी। पर देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको क्लोज के तौर पे यूज किया है, दो सेंटेंस है, कंबाइंड है। अब मैंने क्या किया, गरिमा, गरिमा यहाँ पे क्या, नाउन, नाउन है, संज्ञा है। इस पे जोर डालने के लिए, इस पे इंसिस्ट करने के लिए हमने इट का प्रयोग किया। वो गरिमा ही थी, वो गरिमा थी जिसने मेरी मदद की। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ही, ये वही है, ये वही है। ही ऑलवेज डोनेट मी, जो हमेशा डोनेट करता है, या मुझे दान देता है, या मुझे चंदा देता है। अब आप देखिए, ये सेंटेंस भी आपका क्लोज है। इसमें क्या किया हमने, ही का प्रयोग किया। ही क्या है, या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में देखिए, इट वाज सी, इट वाज सी हु टॉट मी इंग्लिश, ये वो थी जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। तो यहां देख सकते हैं सी एज ए प्रोनाउन यूज किया, और सी पे जोर डालने के लिए हमने इट का प्रयोग किया। इट इज राम, ये राम है, ये वो राम है हु ऑलवेज फाइट विद अस, जो हमेशा हमारे साथ लड़ता रहता है। ये वही राम है जो हमेशा हमारे साथ लड़ता है। तो हमने राम यानी कि नाउन पे जोर दिया, तो नाउन पे जोर देने के लिए हमने इट का प्रयोग किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आठवां नियम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमने कोशिश की आपके सामने ट्रिकी और यूनिक मेथड के साथ एक्सप्लेन करने की। अब उसमें कामयाब रहे कि ना रहे, इसका आपको डिसाइड करना है, इसका फैसला आपको करना है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।